Hi guys, uh, welcome to another video for probability. uh, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट जो आपके सिलेबस में मौजूद है वो हमने कवर कर लिया था एंड दैट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी. हमने देखा था कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट उसके आउटकम्स क्या होते हैं. वी डिस्कवर्ड कि उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है. हमने ये भी बात अच्छे से समझ ली थी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है. जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोस को आई वुड रिकमेंड कि पहले देख लें तो थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा, अगर तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पहले से नहीं पढ़ रखी. फिर हमने कंबाइन एक्सपेरिमेंट कवर किए थे. हमने देखा था कि इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड एंड अ डाई इज़ थ्रोन तो उसके टोटल आउटकम्स 12 हो सकते हैं. उसका सैम्पल स्पेस कैसे बनता है और फिर उस पर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है. देन हमने देखा था कि ट्री डायग्राम कैसे काम करता है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट काफ़ी एक्सपेरिमेंट में इतने आउटकम्स होते हैं कि सैम्पल स्पेस मुनासिब काम नहीं रहता तो हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं. और इस ट्री डायग्राम के ऊपर हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए थे. जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, और फिर उसमें हमने स्पेसिफिकली 3 लफ्ज़ों को बहुत अच्छे से देखा था, एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट. फिर हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पॉसिबिलिटी डायग्राम के मुख्तलिफ वर्जन देखे थे. और ट्री डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे कि जिसमें आप आउटकम्स, सम, प्रोडक्ट, इन सब को कैलकुलेट करके इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बात भी हमने देखी थी. और फिर हमने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखे थे जो आपकी बुक में मौजूद थे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 था आपकी एक्सरसाइज का और फिर क्वेश्चन नंबर 21 था आपकी एक्सरसाइज का. बुक के सॉल्यूशन देखने के बाद हमने फिर एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस किया था. एंड हमने कार्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा था कि कार्ड्स कितनी तरह के होते हैं और उस पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है. एंड नीदर नॉर की कंडीशन हमने देखी थी. एंड देन हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट देखा था कि ये काम कैसे करता है. और इसमें जो 2 केसेस डेवलप होते थे, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट की सूरत में कैसे डेवलप की जाती थी ट्री डायग्राम, और उसके आंसर्स कैसे दिए जाते थे. क्या फ़र्क होता है सवाल में जब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपसे बात पूछी जाती है. जो दोस्त इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं आई वुड रिकमेंड कि वो इससे पहले जो वीडियोस थी प्रोबेबिलिटी पे, उनको एक नज़र देख लें. और अगर तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने इस वक्त आपको बताए हैं अगर उनके कवर हुए हुए हैं तो फिर वो आज का काम आसानी से समझ सकते हैं. I selected today some difficult questions in your examination, जो कि आप लोगों से मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ट्रबल हो उसको सॉल्व करने में. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके पास पेपर्स के सिलेक्ट किए हैं आज एक्सप्लेन करने के लिए. इस वक्त आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. और ये आपके मई जून 17 का पेपर है. मैं चाहूँगा कि आप लोग एक लम्हे को वीडियो ज़रा पॉज करें और इस क्वेश्चन को ख़ुद से ज़रा पढ़ लें, सो दैट मैं जब इसके सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या मामला आता है. आई गेस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. और नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है कि जनाब ह्यूमैनिटीज़ के 3 सब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड रिलीजियस स्टडीज़. और साइंस के आपके पास 3 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अ स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 1 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एंड 2 डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स. एक स्टूडेंट को एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और 2 डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है. अब ये जो पॉसिबल सिलेक्शंस हो सकती हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इसमें, अब आप देख सकते हैं कि आंसर स्पेस में एग्जामिनर ने आपको 2 कॉलम बना के दिए ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के लिए. और एज एन एग्जांपल आपको बताया कि लेट्स से कि स्टूडेंट ने एक
ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना है वो ज्योग्राफी किया है, और साइंस में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री किया है। P&C मींस फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और ऐसा भी हो सकता है कि ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने फिज़िक्स एंड बायोलॉजी सेलेक्ट किया हो, राइट। सो इन द सेम वे कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के, हमें पहले वो उसमें कंप्लीट लिखना है। पहले तो इस ज्योग्राफी को ही लें। इस ज्योग्राफी के साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी हो गया, एंड एक ऑप्शन और रह गया, दैट इज़ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कि वो ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के बाद जो दो डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसमें वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेलेक्ट कर लें, राइट। इन अ वेरी सेम वे अगर वो हिस्ट्री कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है तो यही तीन कॉम्बिनेशंस जो दो डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स के हो सकते थे वो हिस्ट्री के साथ भी हो सकते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री, हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ में लें, और फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। और इन अ वेरी सेम वे अगर वो रिलीजियस स्टडी, जिसको यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है आप आर से रिप्रेजेंट करें, आर के साथ भी यही तीन कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री, रिलीजियस स्टडीज़ के साथ फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, एंड रिलीजियस स्टडीज़ के साथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये बात वैसे तो आप एस टॉपिक पढ़ते हो कि व्हेन यू हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, राइट, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेट्स से थ्री सब्जेक्ट्स, इसमें से दो सिलेक्ट आपने करने दो, राइट। तो जिन्होंने एड मैथ पढ़ी है तो उन्होंने कॉम्बिनेशन में देखा है कि इन तीन में से अगर आपने दो सिलेक्ट करने हैं तो बेसिकली तीन कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट। सो ये तीन कॉम्बिनेशंस ज्योग्राफी के साथ भी हो सकते थे, यही तीन कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ भी हो सकते थे, और यही तीन कॉम्बिनेशन रिलीजियस स्टडीज़ के साथ भी हो सकते थे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है। खालिफ चूजेज हिज सब्जेक्ट्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्शन ही तीन थे, और ज्योग्राफी सेलेक्ट कर रहा है, इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं था कि साइंस में क्या सेलेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ये काम बड़ा आसान था कि ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास क्योंकि तीन ऑप्शंस थे और उसमें से एक सब्जेक्ट लेना था, एंड ज्योग्राफी इज़ वन आउटकम आउट ऑफ द टोटल थ्री आउटकम्स, तो इसका तो जवाब सीधा सीधा 1 आउट ऑफ 3 हो जाएगा। इफ़ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेज फिज़िक्स। अब विथ फिज़िक्स, अब फिज़िक्स हमारे पास बहुत सारे मामलात में गिवन था। अगर आप इस टोटल आउटकम्स को देखें, इन टोटल आउटकम्स को देखें तो बेसिकली फ़िज़िक्स हमारे पास किस आउटकम में मौजूद था, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी विद ह्यूमैनिटीज़, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री विद रिलीजियस स्टडीज़, एंड फिज़िक्स एंड बायोलॉजी विद रिलीजियस स्टडीज़। सो बेसिकली अगर आप काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स थे आउट ऑफ 9 टोटल आउटकम्स, जिनमें फ़िज़िक्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में एक स्टूडेंट के पास हो सकता था। So 6 out of 9, that is 2 out of 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So the final answer is 2 out of 3. आप हमेशा अपना फाइनल आंसर इस स्पेस में ज़रूर लिखा करें। आप यहाँ क्या वर्किंग करते हैं वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन मार्क अवार्ड उसी पे होता है जो आप करेक्ट आंसर स्पेस के ऊपर अपना आंसर लिखते हो, तो इस बात का ध्यान रखा करें। वेल, द लास्ट क्वेश्चन इज़ find the probability that he chooses both religious studies and chemistry. Religious studies and chemistry के लिए आप अगर देखें कि ये दोनों बातें एक साथ होना ज़रूरी हैं, इसमें बोथ को देखें तो एग्जामिनर ने बोल्ड भी किया है, राइट। तो दैट मीन्स रिलीजियस स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री आपके पास किन कॉम्बिनेशंस में मौजूद था, ऐसे और ऐसे, राइट। सो यू हैव एक्चुअली 2 आउटकम्स आउट ऑफ दीज 9 आउटकम्स जिसमें रिलीजियस स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री दोनों मौजूद थे।
So the answer for this part is 2 out of 9. Right? ये एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था मई जून 2017 का. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं इसी तरह से चाहूँगा कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए. एंड दिस इज़ रियली अ गुड क्वेश्चन. आई गेस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. Question says कि a fair four-sided spinner is numbered 1, 2, 3 and 4. Anil spins it once. He gets his score by doubling the number obtained. Complete the table to show the probabilities of his score. बात यह है कि एक फोर साइडेड स्पिनर है. इसको जब वो अनिल थ्रो करता है और वो उसको एक ही दफ़ा थ्रो करता है वंस, और उसका जो भी स्कोर है वो जो स्पिनर पे स्कोर आएगा उसका डबल उसका स्कोर काउंट होगा. मतलब अगर उसमें स्पिनर में 1 आया है तो उसका स्कोर 1 का डबल 2 काउंट होगा. 2 आया है तो उसका डबल 4, उसका स्कोर 4 काउंट होगा. 3 का डबल 6 एंड 4 का डबल 8. सो 2 स्कोर उस सूरत में आएगा जब 1 आए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स दीज आर 4 आउटकम्स, यू कैन अंडरस्टैंड. दीज आर 4 आउटकम्स और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी. इनफैक्ट हर नंबर की प्रोबेबिलिटी ही 1/4 होगी. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस टेबल. नेक्स्ट पार्ट. बिली स्पिन्स इट ट्वाइस. शी गेट्स हर स्कोर बाय एडिंग द नंबर्स ऑब्टेन्ड. बिली इसी स्पिनर को 2 दफ़ा स्पिन करती है और उसका स्कोर वो होता है जो 2 दफ़ा के स्कोर्स का सम होता है. मतलब अगर फर्स्ट स्पिन में उसका 1, 2, 3, 4 स्कोर आ सकता है, सेकंड स्पिन में भी 1, 2, 3, 4 आ सकता है. इस डायग्राम से हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से बनती है. और इसमें अगर उसका जो स्कोर है वो अगर पहले स्पिन में 1 आया है, दूसरे स्पिन में भी 1 आया तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरह से इस पॉसिबिलिटी डायग्राम को फिल किया गया है. और लास्ट रो छोड़ दी गई है और उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम. तो हम जानते हैं अगर पहले स्पिनर में 1 और दूसरे स्पिनर में 4 आया तो 1 + 4 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7 एंड 4 + 4 8. ये आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम को कंप्लीट कर लिया. अब इस पॉसिबिलिटी डायग्राम के बाद एक टेबल बनी हुई है. कंप्लीट द टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर सम ऑफ द बिलीज स्कोर. कि प्रोबेबिलिटी के बिली का स्कोर ग्रेटर देन 2 हो. अब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 से बड़ा. अब वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है. तो इफ़ यू सी ये टोटल आउटकम्स कितने थे? 4/4 16 आउटकम्स थे. और ग्रेटर देन 2 का मतलब ऐसा 15 टाइम्स हुआ हुआ है इस आउटकम्स में. इस 2 को छोड़कर बाकी अगर आउटकम्स देखें तो वो सब ग्रेटर देन 2 थे. तो 15 आउट ऑफ 16 यहाँ लिखा हुआ है. इन अ वेरी सेम वे ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 16 होगी. ग्रेटर देन 6 1 2 3 7 2 दफ़ा है और 8 एक ही दफ़ा है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 16 होगी. और ग्रेटर देन 8 पॉसिबल ही नहीं है स्कोर, क्योंकि 4 + 4 8 से बड़ा कोई स्कोर हो नहीं सकता. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0. राइट. Why I selected this question for explanation is because of this part. अब इस पार्ट में आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन एनएल. कि बिली का जो स्कोर है वो एनएल से ज़्यादा हो. अब अगर आप इस को चेक करें तो ये जो 2 डायग्राम्स बनवाई हैं एग्जामिनर ने, इन दोनों डायग्राम्स में हम इस बात को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जनाब ये मामला कैसे होगा. कैसे? कि अगर एनएल का स्कोर 2 है तो बिली का स्कोर एनएल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 2 होना चाहिए. मतलब इफ़ एनएल स्कोर्स
2, then Billy should scores greater than 2, right? तो एनएल का स्कोर 2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4 है, और बिली का स्कोर उस वक्त ग्रेटर देन 2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 15 आउट ऑफ 16 है। और ये दोनों बातें अगर एक साथ हों तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर ये दो इवेंट एक साथ होना ज़रूरी हो तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बात कंप्लीट होती है। बिली का स्कोर ऐसे भी ज़्यादा हो सकता था कि एनएल का स्कोर 4 आए, एनएल स्कोर 4 और बिली का स्कोर ग्रेटर देन 4 हो। सो एनएल का स्कोर 4 हो इज़ 1 आउट ऑफ 4, और बिली का स्कोर ग्रेटर देन 4 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 16 है। इन अ वेरी सेम वे एनएल का स्कोर अगर 6 हो और बिली का स्कोर ग्रेटर देन 6 हो, तो 1 आउट ऑफ 4 इंटू ग्रेटर देन 6 बिली का स्कोर हो, इट्स 3 आउट ऑफ 16, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप इन सब को इस फोर्थ आउटकम की ज़रूरत नहीं है। अनिल का स्कोर 8 और बिली का स्कोर ग्रेटर देन 8 हो नहीं सकता, तो हम चौथी पॉसिबिलिटी देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी 0 है। सो अगर मैं 0 ले भी लेता तो मल्टीप्लाई करता 0 से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती। लेट्स से कि एनएल का स्कोर 8 हो और इसका ग्रेटर देन 8 हो, तो 1/4 इंटू 0, सो एनीथिंग वन मल्टीप्लाइज विद 0 बिकम्स 0। तो बेसिकली अगर मैं इस ऑप्शन को ना भी काउंट करता तो भी ठीक था। जब आप फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल हैव द फाइनल आंसर 7 आउट ऑफ 16, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन आपका अक्टूबर नवंबर 15 का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन आई सेलेक्टेड फ्रॉम May June 13। मैं अगेन आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा इस क्वेश्चन को सुकून से पढ़ लें। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन रेड एंड ब्लू पैक्स, ऑल टुगेदर देर आर 25 पैक्स ऑफ विच n आर रेड। एक बैग में टोटल 25 पैक्स मौजूद हैं, जिसमें से n रेड हैं और जो बाकी हैं वो ब्लू हैं। तो यकीनन जो बाकी होंगे वो 25 माइनस n होंगे, राइट। सो दैट इन दोनों का सम 25 बन जाए, दैट इज टोटल, राइट। Rashid picks 2 packs without replacement. अब this is an important word, really important word. राशिद ने 2 पैक्स लिए बग़ैर रिप्लेसमेंट के। मतलब जब एक उसने पैक लिया तो दूसरा पैक लेने से पहले पहला पैक वापस नहीं डाला दोबारा बैग में। द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज़ एंड वी आर आस्क्ड टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम। राशिद ने जब पहला पैक लिया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी n आउट ऑफ 25 और उसमें से ब्लू आए, इट्स 25 माइनस n आउट ऑफ 25। और रेड के बाद फिर रेड आ जाए तो आप जानते हैं कि रेड के बाद रेड में तो एक कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे n-1 लिखा है, और 25 में से टोटल एक कम हो जाएगा जो कि 24 लिखा है, राइट। इसी तरह से अब अगर राशिद ने पहला पैक ब्लू लिया था तो ब्लू टोटल 25 माइनस n थे, तो 25 माइनस n आउट ऑफ 25। अब ब्लू के बाद रेड आ जाए तो रेड की तो चांसेस चेंज नहीं होंगे, रेड अगर n थे तो n ही रहेंगे एंड दैट इज़ n, लेकिन टोटल में से एक कम हो जाएगा विच इज़ 24। लेकिन ब्लू के बाद फिर ब्लू आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि 25 माइनस n ये टोटल ब्लू पैक्स मौजूद थे। जब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि पहला पैक जो निकला था वो ब्लू था, तो अगला ब्लू हो तो इस 25 माइनस n में आप एक कम कर देंगे, और 25 माइनस 1 इज़ 24 माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू पैक्स नाउ इन द बैग आर 24 माइनस n आउट ऑफ
24। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट एन एक्सप्रेशन एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ n for the probability that Rashid picks a red bag then a blue bag in that order। कि राशिद ने पहले जो निकाला बैग वो रेड था और फिर उसके बाद जो निकाला वो ब्लू था। इसमें ब्लू रेड की ऑप्शन ख़त्म कर दिए क्योंकि इन दैट ऑर्डर का मतलब यह है कि पहला रेड रेड और दूसरा ब्लू था। अब पहला रेड और दूसरा ब्लू का मतलब क्या होगा कि पहला रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी n आउट ऑफ 25 थी, और फिर उसके बाद रेड के बाद ब्लू आए, पहला रेड एंड देन ब्लू, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 25 माइनस n आउट ऑफ 24 थी। अब इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखना है तो बात बहुत सिंपल है कि n इंटू 25 माइनस n आउट ऑफ, नो नीड टू सिंप्लीफाई, मतलब ये 25 को 24 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आके पेपर 2 का क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतनी ही वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, इसको नो नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर। अब पार्ट बी देखिए, दिस इज़ रियली अ ट्रिकी पार्ट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये कैसे सॉल्व होगा। दिस पार्ट सेज द प्रोबेबिलिटी दैट राशिद पिक्स अ रेड पैग देन अ ब्लू पैग इन दैट ऑर्डर इज़ 1/p। कि मतलब राशिद ने पिक किया हो रेड और फिर ब्लू, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ p है। गिवन दैट द नंबर ऑफ रेड पैग n satisfies the equation this, find p। हमसे जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो रेड एंड ब्लू पैग की है इन दैट ऑर्डर, जो कि हम पहले n की सूरत में कैलकुलेट कर चुके थे। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ p है, और फिर हमसे क्वेश्चन ये है कि बताएं इस p की वैल्यू क्या होगी। अब बात यह है कि जब तक आपको n पता ना चले तो आप निकाल नहीं सकते इसकी प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पूछा तो यही है, सवाल तो यही किया जो प्रोबेबिलिटी हम n की सूरत में ऊपर कैलकुलेट करके आए। हमसे कहा जा रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ p है और अब p की वैल्यू बतानी है। तो जब तक n पता ना चले तो इसको सिंप्लीफाई ना करें, तो पहला आइडिया जहन में यही आता है। और फिर आप सोचते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है इसको आप सॉल्व करके पहले n की वैल्यू निकालें, फिर वो n इसमें पुट करें और फिर आप इसका आंसर निकालें। सो वो यकीनन सही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देख सकें तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का है, और 2 मार्क के लिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर उसको इसमें पुट करके इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, दैट्स टू मच। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई एक शॉर्टकट मौजूद है, और वो शॉर्टकट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो n स्क्वायर और माइनस 25n, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ऑफ कोर्स बिला वजह नहीं दी। हम इसमें से इस n 25 माइनस n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें से अगर आप n कॉमन लें तो दिस वुड बी n माइनस 25, और इस 150 को वहाँ ले जाएं तो ये माइनस 150 हो जाएगा। जो चीज़ हमको चाहिए वो 25 माइनस n है, और यहाँ पे n माइनस 25 है। अगर आप नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन ले लें, सो दिस बिकम्स 25 माइनस n। अब इससे होगा क्या, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। हम जानते थे जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही थी वो n इंटू 25 माइनस n डिवाइडेड बाय 25 इंटू 24 थी। अब n इंटू 25 माइनस n का मतलब आप जानते हैं कि वो 150 था। सो दैट मीन्स दिस इज़ गोइंग टू बी 150 आउट ऑफ 25 इंटू 24। दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो 150 divided by 25 is 6, मतलब आप 25 ones are 25 and 25 6 is a 150 and 6 ones are 6 and 6 fours are 24। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी इसकी डेवलप हो गई वो 1/4 है।
अब इसको कंपेयर करें 1/4। अब 1/4 यहाँ पे लिखना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे हमसे p की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इस 1/p से जो आपको मिला था, तो p की जगह जो चीज़ मौजूद है वो 4 है। तो यहाँ पे आंसर स्पेस में आप सिर्फ 4 लिखेंगे। ये इसका तरीका था। जिन बच्चों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला होगा वो फिर अगले पार्ट में आके थोड़ा परेशान हुए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट अब आपको ये बताया जाता है कि जनाब हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन, जिसके ऊपर अलग से 2 मार्क्स दिए हुए हैं। तो यकीनन अगर आप पीछे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे तो फिर आप वो दोबारा सोल्यूशन यहाँ करते तो सो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड देयर। एनीवे, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप जानते हैं कि इसकी तो सीधी सीधी यू कैन ब्रेक द मिडल टर्म। सो 25 is 10 and 15. 10n minus 15n plus 150 is equals to 0. इसमें से अगर आप n कॉमन निकालें तो n minus 10 minus 15 कॉमन निकालें तो n minus 10. So n minus 10 and n minus 15 is equals to 0. So n would be equals to 10 and n is equals to 15. तो एक n की वैल्यू 10 आ गई और एक n की वैल्यू 15 आ गई, राइट? And now see, given that at the start there are more blue pegs than red pegs, this is an important thing in the bank. Find the probability that Rashid picks 2 red pegs. हम जानते हैं कि 2 रेड की प्रोबेबिलिटी n आउट ऑफ 25 इंटू n माइनस 1/24 होगी, लेकिन इसमें जब n की 2 वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही वैलिड हैं, लेकिन यहाँ जो कंडीशन एग्जामिनर ने लगा दी कि देयर आर मोर ब्लू पैग्स देन रेड पैग्स, तो इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू मैं 10 रखता हूँ तो n अगर रेड पैग्स 10 होंगे तो 25 माइनस n यानी कि 25 माइनस 10 15 ब्लू पैग्स होंगे। इसका मतलब है n की वैल्यू 10 मेरे लिए वैलिड है। एग्जामिनर चाहता है कि मैं n की वैल्यू 10 इस्तेमाल करूं और फिर इन 2 रेड पैग्स के आने की प्रोबेबिलिटी का आंसर डेवलप करूं, राइट? वजह यह है कि अगर मैं n 15 ले लेता तो रेड 15 हो जाते और 25 माइनस 15 ब्लू 10 हो जाते, जो कि इस स्टेटमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि मोर ब्लू पैग्स देन रेड पैग्स। तो मुझे n की वैल्यू वो सिलेक्ट करनी है जिसमें रेड कम हो, ब्लू ज़्यादा हो। सो ऑफ कोर्स माय फेवरेट वैल्यू फॉर दिस पार्ट इज़ 10, राइट? द वैलिड वैल्यू, लेट्स नॉट से फेवरेट, द ओनली वैलिड वैल्यू इन दिस इज़ 10। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि n आउट ऑफ 25 था, पहला भी रेड हो दूसरा भी रेड हो, n आउट ऑफ 25, इस बात को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस बात को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि 10 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई विद n माइनस 1/24, यानी कि 10 माइनस 1, दैट इज़ 9 आउट ऑफ 24। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 12s are 24, and 3 3s are 9, 3 4s are 12, and 3 upon 5 4s are 20. So the final answer is 3 out of 20. Right? So next question पाई चार्ट का है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी का नहीं है अब, बिकॉज हम इस वक्त सिर्फ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। सो आई गेस दिस इज इट। और द नेक्स्ट क्वेश्चन आई सेलेक्टेड फॉर यू पीपल इज दिस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके मई जून 13 का। मैं चाहूँगा कि अगेन आप इस वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन को देखें। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स कंटेन 10 मिल्क चॉकलेट्स एंड 2 प्लेन चॉकलेट्स। 10
milk chocolates and 2 plain chocolates, right? And 2 plain. Sasha eats 3 chocolates chosen at random from the box. अब ये जो है ना कि साशा ईट 3 चॉकलेट्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, क्योंकि अगर वो खा गई तो वो वापस तो रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट? इस डायग्राम को इन्होंने फिल किया हुआ है, जो कि आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे फिल होता है। इसको इनकम्प्लीट किया है, हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। देखें, ये टोटल 12 थी, 10 + 2 12। पहली चॉकलेट जो उसने सेलेक्ट की वो मिल्क हो 10 आउट ऑफ 12 और प्लेन हो 2 आउट ऑफ 12। प्लेन के बाद मिल्क सेलेक्ट करे तो मिल्क अभी भी 10 ही है, सो दिस इज़ 10 आउट ऑफ 11। एंड प्लेन के बाद प्लेन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लेन आपके पास 2 थी, एक प्लेन खा गई तो 1 आउट ऑफ 11, राइट? अब एक प्लेन हो चुकी, एक मिल्क हो चुकी। अब उसके बाद मिल्क हो तो अब मिल्क आपके पास हैं 9, क्योंकि 10 मिल्क थी पहले आपके पास, उसमें से एक मिल्क कम हो गई तो 9, और टोटल 11 में से भी एक कम हो जाएगा, दैट्स 10। और एक प्लेन हो चुकी, फिर एक मिल्क हुई, अब एक प्लेन, क्योंकि टोटल 2 प्लेन थी तो एक प्लेन पहले हो चुकी, तो अभी एक प्लेन बाकी है, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 10। और वैसे भी आप जानते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी अलोंग द ब्रांच, मतलब अगर इस टोटल ब्रांच का देखें तो हमेशा 1 होता है। 10 आउट ऑफ 11, 1 आउट ऑफ 11, 9 आउट ऑफ 10 + 1/10 इज़ 1, राइट? इसको देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहली जो खाई वो प्लेन थी, फिर दूसरी खाई वो भी प्लेन थी, तो 2 ही प्लेन थी, दोनों खा गए, तो बचे ही 10, और वो 10 की 10 मिल्क चॉकलेट होंगी, तो 10 आउट ऑफ 10 दैट यू कैन राइट एज 1, और दैट्स 0 आउट ऑफ 10, मतलब द प्रोबेबिलिटी इज़ 0, राइट? आप 10 आउट ऑफ 10 लिख लेते, 0 आउट ऑफ 10 लिख लेते तो भी ठीक था, या 1 लिख लेते और 0 लिख लेते तो भी बात ठीक थी। ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब आपसे कहा जाता है कि एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट साशा ईट्स 3 मिल्क चॉकलेट्स। 3 मिल्क, दैट मीन्स मिल्क मिल्क मिल्क, तो ये तो बात आसान है। 10 आउट ऑफ 12 इंटू 9 आउट ऑफ 11 इंटू 8 आउट ऑफ 10, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड आउट आंसर 6/11। एंड eats 2 milk chocolates and 1 plain chocolate in any order, कि 2 मिल्क चॉकलेट हों और एक प्लेन हो किसी भी ऑर्डर में, मतलब 2 मिल्क हों, मिल्क मिल्क एंड देन प्लेन,